नमस्कार साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम सब हिस्ट्री के एक और मॉक टेस्ट के साथ हाजिर हुए हैं। साथियों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मैं वादा भी किया था कि इसी तरीके से क्वेश्चंस इतिहास हिस्ट्री में अब इसी तरीके से मल्टीपल चॉइस के अनुसार एक तरीके से पूरा कर दूं, जिससे कि बच्चों की जो जो थ्योरी क्लास कर चुके हैं, प्रैक्टिकल क्लास उनको करने में उनकी सुविधा रहे, उन्हें क्वेश्चन भी याद हो जाए, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वे इस बात को समझ सके। चलिए साथियों, हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं लेट न करते हुए। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर देखिए, यह दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है साथियों कि हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता को साथियों? ए ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल में। किसमें? प्रागैतिहासिक काल में। बी साथियों आदि ऐतिहासिक काल में। और सी साथियों ऐतिहासिक काल में। और डी साथियों इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई ऐतिहासिक साक्ष्य न हो, कोई लिखित प्रमाण न हो। आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं कि जहाँ पे लिखित साक्ष्य हों लेकिन उसे पूर्णतः पढ़ा नहीं जा सका हो, तो उस समय के काल को कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं साथियों कि जब पूर्णतः लिखित साक्ष्य, किसी भी घटना के लिखित साक्ष्य जब उपलब्ध होते हैं तो उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसा था, ये आपको टिक लगाना है साथियों। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों कि हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को साथियों रखा जाता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता को रखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आज का दूसरा प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखिए रहा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है साथियों? दूसरे प्रश्न को समझें और आंसर देने की कोशिश करें। साथियों, दूसरा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा प्रश्न को जब आप देखेंगे साथियों तो आप कह सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ मैं लेकर के आया हूँ। साथियों, आप यहाँ पर देखने पा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहते हैं तथा इस विभाग की नींव किस वायसराय के समय में पड़ी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों हड़प्पा सभ्यता से, कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता किसे कहते हैं तथा इस विभाग की नींव किस वायसराय के समय पड़ी। दो क्वेश्चन है साथियों इसमें। तो ए ऑप्शन कहता है आपका कि अलेक्जेंडर कनिंघम को तथा लॉर्ड कर्जन के समय, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम के समय क्या ये जन्मदाता थे? क्या अलेक्जेंडर कनिंघम जन्मदाता थे साथियों? आंसर बताना है। क्या अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वे जन्मदाता थे? और इस विभाग का, पुरातात्विक विभाग का गठन क्या लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था? बी ऑप्शन है साथियों सर मार्टिनर व्हीलर को, मतलब पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता कहते हैं क्या सर मार्टिनर व्हीलर को कहते हैं, या वायसराय उस समय कौन थे? तो क्या वायसराय उस समय सर जॉन शोर थे? ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन कहता है साथियों सर जॉन मार्शल को तथा लॉर्ड इरविन को। और डी ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन है साथियों कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के जन्मदाता किसे कहते हैं तथा इस विभाग की नींव किस वायसराय के समय में पड़ी। दो क्वेश्चन है साथियों, दो लोगों का नाम दिया गया है हर ऑप्शन में। ये आपको टिक लगाना है साथियों। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसके आंसर को बताएं ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर अब मैं बताता हूं। इसका आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न साथियों देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिखिए रहा। तीसरा प्रश्न कहता है साथियों
तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। हड़प्पा के टीले के बारे में, माउंट्स के बारे में, हड़प्पन माउंट्स के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था साथियों। तो सर्वप्रथम हड़प्पा के टीले के बारे में उल्लेख किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, सी ऑप्शन है व्हीलर और डी ऑप्शन है साथियों चार्ल्स मेसन। डी ऑप्शन क्या है, चार्ल्स मेसन। ये 4 ऑप्शन है साथियों आपके सामने। इन 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है कि कौन सा आंसर होगा। यही 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है साथियों कि हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। इन 4 ऑप्शन में से जल्दी आंसर को बताएं। आप कॉपी पेन उसी तरह से कॉपी के ऊपर नंबरिंग कर लेंगे और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ऑप्शन बोल रहा हूँ, तो जब मैं कुछ देर के बाद आंसर बताऊंगा तो आंसर बताने से पहले ही आप उसके आंसर को दे देंगे और नोट कर लेंगे वहाँ पर अपने पेज पर कि क्या आंसर होगा उसका। चलिए साथियों, अब इसके आंसर को मैं बताता हूँ कि हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था साथियों। तो हड़प्पा के टीले के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया ये मैं आपको बता देता हूँ साथियों। तो किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था साथियों। किसने दिया था, चार्ल्स मेसन ने दिया था। एक बहुत ही रोचक बात मैं आपको साथियों बता दूं कि यहाँ पर जो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन थे ये कौन थे साथियों, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आप महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे साथियों, क्योंकि आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यह। तो आपके साथियों देखेंगे जब आप कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के बारे में जानकारी प्रदान किए थे, समझ गए। और दूसरा उल्लेख किसने किया था, तो दूसरा उल्लेख साथियों जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने किया था। ये कौन थे, तो यही वे पर्सन थे जो 1856 में, जो 1856 में कराची से लेकर के लाहौर तक के लिए जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे साथियों, रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो यहाँ से प्राप्त जो रोड़े इत्यादि थे उसको वे यहाँ पर प्रयोग के रूप में लिए थे। रोड़ों का प्रयोग किए थे रेलवे लाइन को बिछाने में। कहाँ से, तो रेलवे लाइन बिछा रहे थे साथियों, कराची से लाहौर तक के लिए बिछाई जा रही थी 1856 में। लेकिन इनसे पहले पहली बार जानकारी चार्ल्स मेसन ने कब दिया था, 1826 ईस्वी में दे चुके थे साथियों। दूसरी जानकारी जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के समय में मिला था साथियों। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न साथियों, समझ गए। आइए हम सब बात करते हैं, सॉरी ये तीसरा प्रश्न रहा आपका। आइए हम सब बात करते हैं साथियों अब चौथे प्रश्न के बारे में कि चौथा प्रश्न क्या कहता है। आइए हम देखें साथियों चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न कहता है साथियों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। एरिया की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। देखिए हड़प्पा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन लोथल और डी ऑप्शन सुरकोतड़ा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से इसके आंसर को बताएं साथियों। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, रोचक जानकारी, जब तक आप लोग विचार करें ऑप्शन के बारे में। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता में जितने भी स्थल थे उन सभी स्थलों में से पहली बार किसी की अगर खुदाई हुई तो वह स्थल था हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए और कहते हैं क्योंकि हड़प्पा स्थल से जो भी खुदाई में चीज़ें प्राप्त हुई उसी तरह के अवशेष अन्य हड़प्पाई स्थल से भी मिले थे। सिंधु सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही ये सब स्थल स्थित थे, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। चलिए बहुत लोग इसके आंसर को बता दिए होंगे साथियों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है साथियों वो मैं आपको बता दूं वह है मोहनजोदड़ो। कौन है साथियों, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा साथियों तो हड़प्पा माना जाएगा आपका, कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है साथियों, तो वह है हड़प्पा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन को रुख करता हूं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। तो आप यहां पर देखेंगे कि क्या कहता है हम लोगों का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है साथियों, इसे ध्यान से थोड़ा सा देखें। पांचवा प्रश्न कहता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। हड़प्पा सभ्यता क्या कहता है साथियों? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है। तो जुड़वां राजधानी किसने कहा है साथियों? इस बात को समझना है कि जुड़वां राजधानी किसने कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वां राजधानी किसने कहा है? ट्विन कैपिटल किसने कहा है साथियों? ए ऑप्शन है पिगट महोदय ने कहे थे। बी ऑप्शन है साथियों एनजी मजुमदार जी ने कहा था। सी ऑप्शन है जेपी जोशी जी ने कहा था। और डी ऑप्शन है साथियों यज्ञदत्त शर्मा ने कहा था। ये 4 ऑप्शन में से चूज करना है आपको। ए ऑप्शन है पिगट महोदय, बी ऑप्शन है एनजी मजुमदार, सी ऑप्शन है जेपी जोशी और डी ऑप्शन है साथियों यज्ञदत्त शर्मा। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, मैं बता दूं, चलिए जल्दी से आप लोग भी इसके आंसर को दे चुके होंगे। छोटा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं है साथियों। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का ट्विन कैपिटल जुड़वां राजधानी किसने कहा साथियों? तो वह कहे थे आपके पिगट महोदय कहे थे साथियों। किसने कहा था? पिगट महोदय ने ही कहा था साथियों। किसने कहा था? पिगट महोदय ने कहा था। ये रहा आपका 5वां प्रश्न। आइए साथियों अगले प्रश्न को रुख करते हैं। अगला प्रश्न साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आमदा क्वेश्चन है। ये देखें आप, अगला क्वेश्चन कहता है साथियों इनमें से कौन बंदरगाह नहीं था? इनमें से कौन बंदरगाह नहीं था? यहाँ पर पोर्ट की बात हो रही है कि कौन बंदरगाह नहीं था, क्योंकि बहुत सारे सिंधु सभ्यता के ऐसे स्थल थे जो बंदरगाह के रूप में भी प्रयोग किए जाते थे। तो उसी तरह से साथियों सिंधु सभ्यता जो था, हड़प्पा सभ्यता जो थी, उसमें से बंदरगाह कौन नहीं था? तो 4 ऑप्शन दिए गए साथियों। ए कुंतासी, बी लोथल, सी अल्लाहदीनो, डी कोटदीची। डी क्या है साथियों? डी है आपके सामने कोटदीची। ये 4 ऑप्शन है साथियों। ये 4 ऑप्शन में से कोटदीची है साथियों। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि कोटदीजी मतलब क्या इसका ऑप्शन होगा साथियों। ऑप्शन आप देख ही रहे हैं क्या दिया हुआ है कि कोटदीजी, कुंतासी, लोथल, अल्लाहदीनो, कोटदीजी। ये 4 ऑप्शन है साथियों। जल्दी से जल्दी चुने इनमें से कौन बंदरगाह नहीं था। चलिए साथियों आप लोग इसके आंसर को बता चुके होंगे। अब मैं इसका आंसर बताता हूं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा साथियों डी। क्या होगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा डी, कोटदीची नहीं था साथियों। कोटदीची बंदरगाह नहीं था। जबकि कुंतासी, जबकि लोथल, जबकि अल्लाहदीनो, ये सब जितने भी स्थल आप देखने पा रहे हैं साथियों, ये सब जो है सो एक क्या थे? तो ये सब साथियों एक बंदरगाह थे। क्या थे साथियों? ये सब एक बंदरगाह थे, इसीलिए ये आपकी बंदरगाह थे, जबकि कोटदीची बंदरगाह नहीं था साथियों। चलिए हम बात करते हैं आज का 7वां प्रश्न। देखिए साथियों हमारे स्क्रीन पे यह है। 7वां प्रश्न क्या कहता है? 7वां प्रश्न कहता है साथियों कि मनके बनाने का कारखाना किस सिंधु सभ्यता के स्थल से मिला था? मनके बनाने का कारखाना किस सिंधु सभ्यता के स्थल से मिला था? मनका बनाने वाली कारखाना, मनका मतलब सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि की चीज़ें बनाने वाली कारखाने कहाँ से मिले थे, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों। ए चनहुदड़ो, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा और डी है मांडा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं साथियों। तब तक मैं एक चीज़ और आपको बता दूं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो एक्सटेंड था, जो विस्तार था, वह उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिणी में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में मकरान समुद्र तट जो बलूचिस्तान से लेकर के पूरब में आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था साथियों। पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण में यदि आप विस्तार देखोगे तो विस्तार हुआ है आपका हड़प्पा सभ्यता का, जो आप देखते हो। यह नॉर्थ ऊपर में, साउथ नीचे, इधर आपका लेफ्ट साइड की ओर आपका जो है सो पश्चिम और लेफ्ट साइड और राइट साइड की ओर साथियों ईस्टर्न, पूरब, ये उसका विस्तार था। तो मनके, जल्दी से आंसर आप लोग इसका दे चुके होंगे। अब मैं इसका आंसर बताता हूं साथियों। तो मनके बनाने का कारखाना मिला था चनहुदड़ो से साथियों। कहां से मिला था? चनहुदड़ो से मिला था मनके बनाने का कारखाना। समझ गए? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका एक था साथियों, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे ताकि कभी भूले ना। समझ गए? चलिए अब मैं बात करता हूं साथियों। अगला जो आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। आज का 8वां प्रश्न देखिए साथियों, यह है
8वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। ए महाविद्यालय भवन था क्या, बी अन्नागार था क्या, सी स्नानागार था क्या, और डी सभा भवन। ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है साथियों कि क्या इसका आंसर होगा। तो आंसर आप देख रहे हैं साथियों यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता, क्या ऑप्शन था साथियों, 8वां प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। महाविद्यालय भवन था, अन्नागार था, स्नानागार था, सभा भवन था। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं, इसका आंसर क्या होगा। सबसे बड़ी इमारत पूछी जा रही है, बिल्डिंग कौन सा था। तो सिंपल सी बात है साथियों, बिल्डिंग क्या होगा। चलिए अब मैं इसके आंसर को बताता हूँ। इसका आंसर होगा साथियों, बता दूँ, चलिए ओके, इसका आंसर हो जाएगा साथियों स्नानागार। गलत, स्नानागार नहीं साथियों, क्या हो जाएगा, अन्नागार इसका आंसर हो जाएगा। स्नानागार तो लोग जो है सो वहाँ पर प्रयोग किया करते थे, सार्वजनिक क्रियाकलाप जब होती थी वहाँ पर लोग स्नान करने इत्यादि जाते थे, वह स्नानागार था। चारों तरफ मंडप बने हुए थे, उसके चारों तरफ महाविद्यालय भवन भी मिले, वहाँ से सभा भवन भी मिले जहाँ पर लोग सभा किया करते थे। लेकिन जो बेस्ट आंसर है साथियों इसका क्या होगा, अन्नागार, जो अनाज रखा जाता था। तो अन्नागार था जो साथियों वह सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, बिगेस्ट बिल्डिंग माना जाता है ना। किसे, तो अन्नागार को, ग्रेट ग्रेनरी को साथियों, ग्रेट ग्रेनरी को सबसे बड़ा इमारत माना जाता है सिंधु सभ्यता का। तो ये 8वां प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ साथियों। आइए हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की ओर करते हैं कि 9वां प्रश्न क्या कहता है। 9वां प्रश्न भी आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। 9वां प्रश्न कहता है साथियों कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मूर्ति, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली थी। तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मूर्ति साथियों कहाँ से मिला था, ये आप देख रहे हैं, जिसे आदि शिव भी कहा जाता है, कहाँ से मिला था। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली, जिसे आदि शिव कहा जाता है। तो ए ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल एंड ऑप्शन नंबर डी रंगपुर। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। आप जानते होंगे कि जो मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है साथियों, वह मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट हड़प्पा सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ था। मूर्ति पूजक थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग जो है सो प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक। लेकिन मंदिर बनाने के लिए पूछेगा कि मंदिर कब से बना, तो गुप्त काल से मंदिर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ये तीनों क्वेश्चन और याद कीजिएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली, जिसे आदि शिव कहा जाता है, तो यह कहाँ से मिला था साथियों, जल्दी से जल्दी इसके आंसर को बताएं। चलिए अब कुछ समय आपको मिला, बहुत लोग आंसर को दे चुके होंगे, लेकिन अब मैं इसके आंसर को बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा साथियों बी मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला था साथियों, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति। चलिए हम बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर हम रुख करते हैं साथियों। आज का अंतिम प्रश्न हम लोगों का क्या है, तो अंतिम प्रश्न है साथियों कि सिंधु सभ्यता थी, जो इंडस सिविलाइजेशन थी, क्या मैट्रिनियल सोसाइटी था। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, क्या पैट्रिनियल सोसाइटी था, मतलब ए मातृ प्रधान था, बी क्या पितृ प्रधान था, सी क्या पुरोहित प्रधान था, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी साथियों, तो सिंधु सभ्यता जो थी, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में साथियों। तो सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, जल्दी से जल्दी आंसर को बताएं। तो आप इसके आंसर को बता चुके होंगे, तो आपको ये पता भी होगा साथियों कि प्राचीन काल में महिलाओं के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। महिलाएं भी सभा समिति में भाग ले सकती थीं, सरकार को संचालित करने में, राज्य को संचालित करने में अपने पूर्ण शक्ति का प्रयोग करती थीं, है ना। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता साथियों एक मातृ प्रधान सभ्यता थी। कैसी थी, मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, मैट्रिनियल सोसाइटी थी, है ना। जबकि सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आया वह पैट्रिनियल पितृ प्रधान सभ्यता हो चुका था साथियों। क्या हो चुका था, पितृ प्रधान हो चुका था। समझ गए। तो साथियों ये रहा आपके आज के 10 प्रश्न। कैसे, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।